क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उम्मीद है आपको बायोटेक्नोलॉजी में मजा आ रहा होगा, समझ में चीजें आपको आ रही होंगी। हालांकि हमने काफी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना को भी सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ा है, जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस को देखा हमने यहाँ पर, ठीक है। हमने कई सारी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को ऑलरेडी कवर किया हुआ है और अभी हम एप्लीकेशन वाले पार्ट में, और हमने हर लेक्चर के पहले कुछ क्वेश्चंस को लगाया है। और ये आप देखेंगे तो हमने तकरीबन जो है वो बड़ी संख्या में क्वेश्चन जो है वो क्लास के अंदर भी सॉल्व किए, और वे जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है और अच्छे स्तर के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कोई एक अद्भुत सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, नहीं, वही पूछेगा जो ट्रेंड है, जो आपकी बुक में दे रखा है, और जो क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको लगवाया ना, इसलिए भी लगवाया आपको ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे कमांडो जो है अच्छे से कर रहे हैं और चीजों को याद भी रख रहे हैं, ठीक है। एंड रटना नहीं, हमको समझना बेटा चीजों को, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं बेटा? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्रोब्स क्या होते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन और एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे का हम कैसे डायग्नोस्टिक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, उनके क्या फायदे होते हैं, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के क्या हमें फायदे होते हैं, एंड हम आज देखेंगे कि उसमें और क्या हम इनोवेशन कर सकते हैं, यानी ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या और नई चीजें हम ऐड कर सकते हैं और भविष्य में क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हम सारे एस्पेक्ट पर यहां पर बात करेंगे, लेकिन लेक्चर के पहले हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे और आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, फिर कुछ सेकंड रुकूंगा, कोशिश पूरी करूंगा रुकने की ताकि आप आंसर दे पाए, ठीक है। तो आपको इन्वॉल्व रहना है, एक्टिव रहना है बेटा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा। तो पहले तो ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन देखो, हिंदी बोलता हूं, कि टोबैको प्लांट का कौन सा भाग मेलिंडोगाइन इनकॉग्निटा से प्रभावित होता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा चीज क्या है? क्या है ये? फंजाई है कि बैक्टीरिया है कि निमेटोडा है? क्या है ये है निमेटोडा। क्या है बेटा? ये निमेटोडा है, जो प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? रूट को अफेक्ट करता है, और रूट सिस्टम को खा जाता है। तो रूट खाने के कारण क्या होता है फिर बेटा? ये रूट पर पैरासाइट रूट को खा लेगा, ये तो क्या करेगा? उससे प्लांट की रूट कमजोर हो जाएगी, रूट बचेगी नहीं उसमें, तो प्लांट कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ओवरऑल प्रोडक्शन घट जाएगा पौधे की। देखिए, कभी आपने गौर किया है, जब बोनसाई लगाते हैं ना, बोनसाई छोटे पौधे लगाते हैं तो उनकी जड़ों को काट देते हैं, जड़ों को काट के फिर लगाते हैं तो उसकी ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती पौधे की, है ना। बोनसाई जापानीज टेक्निक होती है बड़े ट्री को छोटा सा करके लगाने की, के कई बोनसाई कई साल पुराने होते हैं। मेरे घर पे भी कुछ बोनसाई रखे हैं, तो उनकी रूट्स की प्रूनिंग करना पड़ता है, जड़ें काटनी पड़ती है, फिर लगाना पड़ता है दोबारा। जड़ें काटने से पौधे की हाइट नहीं बढ़ती है, क्योंकि कारण यह है कि पौधे को लगता है कि इसकी जो है वो मतलब जड़ें जब उसकी बढ़ेंगी तब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तब हाइट बढ़ेगी पौधे की। तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होती है। तो ये क्या करता है निमेटोडा? ये जड़ों को खा लेता है, इसलिए जो है वो पौधे की हाइट नहीं बढ़ पाती है, टोबैको प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी, पत्तियां कम लगेंगी, तो इकोनॉमिक लॉस होगा। तो आंसर आपके सामने आ चुका है, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। आंसर क्या है इसका बेटा? इसका आंसर है रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आपको बताना है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। अब आपको मैच करने दोनों कॉलम, इसमें सामने आपके लिस्ट 1 दे रखा है और लिस्ट सेकंड दे रखा है। चलिए मैच कीजिए इसमें। तो लिस्ट 1 में दे रखा है बेटा क्राई फर्स्ट एसी। अब पहले तो दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ये क्राई फर्स्ट एसी है क्या चीज? क्राई फर्स्ट एसी क्या है बेटा? ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाला जीन है, ठीक है। तो क्राई फर्स्ट एसी जो है वो किसको कोड करता है बेटा? किसके लिए? अब लिस्ट सेकंड में आते हैं। लिस्ट सेकंड में हमको इतना मालूम है कि क्राई फर्स्ट एसी जो होता है, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड ए बी, दोनों के दोनों जो होते हैं वो कॉटन वॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं। किसको के? तो क्राई फर्स्ट एसी जो है इट इज रिलेटेड विद द कॉटन वॉलवर्म। तो अब एक काम करो, फटाफट ऑप्शन पे जाओ।
ऑप्शन में क्या देखा, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी कहां पर है बेटा, फर्स्ट का डी तो कंफर्म है, फर्स्ट का डी कहां पर है, फर्स्ट का डी ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलो अब सेकंड में आते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, ये तो बड़ा आसान है, मालूम हमको एग्रोबैक्टीरियम क्या, टीआई प्लाज्मिड, तो सेकंड का हो गया बेटा क्या, सी। फर्स्ट का डी कंफर्म था, सेकंड का सी कंफर्म है, तो क्या बाकी मिलाने की जरूरत है? अब देखो आप ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, इसमें एक फर्स्ट का डी है और सेकंड का सी है इसमें के, तो आंसर तो आपको मिल गया डेल्टा डी, लेकिन बाकी भी मिला लेते हैं, है ना। तो देखो जब एग्जाम होता है ना, मेन एग्जाम होता है, तब आपको पता है कि कंफर्म है, आप मान लीजिए आपको मैच दी कॉलम दे रखा है, 5 इस तरफ दे रखे, 5 इस तरफ, तो पूरे 5 मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक जो कंफर्म है उसको पहले पकड़ लीजिए कि आपने कहा कि भाई हमको हम मालूम है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है वो जो है सेकंड का सी जो है वो एकदम करेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं उसमें हमको, तो हमने सेकंड का सी मिलाया ना, उसी में हमको आंसर मिल गया, देखो ना ऑप्शन। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मैंने मन से बनाया क्वेश्चन नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए आपको आंसर, अब बाकी जो है वो 5 कॉलम आप मिलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम बचाने का तरीका ये है कि आपको लिस्ट 1 दिखाई पड़ा, लिस्ट सेकंड दिखाई पड़ा, तो आपको जो कंफर्म उन्हें मैच कर लीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए, यदि कंफर्म मैच करने पे एक ही ऑप्शन आ रहा है उसमें, तो वही आंसर है। ठीक है, और यदि 2 ऑप्शन में, जैसे कि मैंने कहा ना, फर्स्ट का डी ऑप्शन ए में भी थे, ऑप्शन डी के अंदर भी था, ठीक है, तो आपने सेकंड मैच किया, सेकंड का सी आया, तो केवल ऑप्शन डी के अंदर प्रेजेंट था, तो आपका आंसर आ गया। अब चलिए थर्ड वाले के बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में डिटेल में, कि मेल स्टेरिलिटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का कनेक्शन नहीं पढ़ा हमने, नहीं मालूम हमको। ठीक है, छोड़ दे, ऐसा होता है कई बार कि लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में से एक आधा ही ऑप्शन ऐसा होता है जो नहीं मालूम हमको। ठीक है, तो चलो चौथे वाले पे आते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, ये तो पता है हमको, कॉर्न बोरर, लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, कॉर्न बोरर के उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला क्रिस्टल प्रोटीन आता है, तो 4 का आंसर क्या गया, ए, 4 का ए आ गया, तो देखिए आपने 4 का ए मिला है, मतलब आपके पास आंसर आ गया। अब इसका मतलब ये कि फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, 4 का ए मालूम है, थर्ड का क्या हो गया, फिर बी अपने आप हो गया, कि मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से मेल स्टेरिलिटी हमको जो है ट्रांसजेनिक ब्रासिका में देखने मिलती है, कि ब्रासिका प्लांट को हम ट्रांसजेनिसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मेल स्टाइल रहता है, मेल उसमें जो है वो अपने आगे कैरेक्टर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ओके, तो मतलब वो प्लांट जो होता है वो एक प्रकार से फीमेल प्लांट के समान व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसके डिटेल में हम नहीं गए थे, लेकिन हमको यदि महीने ही भी मालूम है तो बाकी 3 पता है, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया डेल्टा डी, है ना बेटा, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताएंगे। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू, पौधों को किसके लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है निमेटोडा, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है इंसेक्ट। बिल्कुल मैंने सुन लिया आपकी बात, आपने जोर से बोला निमेटोडा, मैंने सुन लिया, टेक्नोलॉजी यार, कनेक्शन है आपके मेरे बीच में, आपने क्या बोला, निमेटोडा, नाम भी बता दो उसको यार, मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा, मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा, है ना बेटा, चलो है ना, क्या बात है यार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, यूज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल टू प्रिवेंट अनदर एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांसलेशन thereby preventing the expression of gene is termed as। एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अणु का इस्तेमाल करके हम एक एमआरएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसलेशन में जाने से रोकते हैं, जिससे कि एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, इसे हम क्या कहते हैं, आपको बताया मैंने, इसे क्या बोलते हैं बेटा बताओ। ऑप्शन ए है बायोपायरेसी, ऑप्शन बी है डीएनए इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी है जीन थेरेपी, और बिल्कुल आसान सा लड्डू क्वेश्चन है, आपने आंसर बोल दिया आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है ना बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लगाएंगे सामने, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है ये। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथन को पढ़िए और सही ऑप्शन चुनिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। आरएनए आई सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकी प्रतिरक्षा के लिए देखे जाने वाली एक विधि है। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है, आरएनए इंटरफेरेंस इज ए प्री ट्रांसलेशन प्रोसेस। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो ट्रांसलेशन के पहले होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अब बताइए आप कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है। ठीक है, बताइए क्या गलती। चलो पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पर फोकस करते हैं हम। स्टेटमेंट फोकस फर्स्ट वो लिखता है, आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। देखो बेटा आरएनएआई सेलुलर डिफेंस का मेथड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 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 ये केवल यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, और आरएनए इंटरफेरेंस कब काम करता है? जब एमआरएनए बनकर साइटोप्लाज्म में आ चुका होता है, तो ट्रांसलेशन के ठीक पहले वो एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एमआरएनए से जाकर जुड़ जाता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है और उसे वो काट देगा उसके बाद। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसलेशन के पहले होने वाली प्रक्रिया है, तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड राइट है। तो इसका आंसर क्या गया? इसका आंसर आ गया बीटा बी, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका उत्तर आप करेंगे, बताइए मुझे। RNA interference which is employed in making tobacco plant resistance to Melindogyne incognita is essentially involved in। लिखा है इसमें RNA इंटरफेरेंस जिसका उपयोग तंबाकू के पौधे को मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा के लिए प्रतिरोधी बनाने में करते हैं, उसमें यह शामिल है। ऑप्शन ए, प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए की ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रक्रिया को रोकना। ऑप्शन बी है प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को रोकना। ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के पुनरावर्तन को रोकना। ऑप्शन डी है प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए, एचएनआरएनए के स्प्लाइसिंग को रोकना। बताइए क्या बताया है मैंने आपको? क्या बताया? जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या है? कि एमआरएनए को रोक देना। के एमआरएनए बन गए, ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, तभी तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा और उस एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके जुड़ेगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा और उसे फिर काट देगा सिस्टम। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? कि स्प्लाइसोम उसको काट देगा, तो इसका मतलब ये बेटा जो है ऑर्गेनेट सिस्टम उसको ऑर्गेनेट सिस्टम उसको काट देगा। तो एक्चुअली में क्या है बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो वास्तव में ट्रांसलेशन को रोकने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन मैं आरएनए इंटरफेरेंस पे आपको लगवा रहा हूं ना बेटा, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है ना, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द एमआरएनए इज नॉट ट्रांसलेटेड ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए, इट इज नोन एज। जब एमआरएनए अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है क्योंकि उससे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए जुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं हम? तो ऑप्शन ए है साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, ऑप्शन बी है कपलिंग ऑफ एमआरएनए, ऑप्शन सी है मास्किंग ऑफ एमआरएनए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। के क्या बोलते हैं इसको? जीन साइलेंसिंग बोलते हैं, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए बोलते हैं, क्योंकि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आपने एमआरएनए को रोक दिया, काट दिया आपने, मतलब क्या होगा? जीन को आपने साइलेंस कर दिया, तो इसे जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन आरएनएआई जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, आरएनएआई में आप जीन को आप किसका उपयोग करके साइलेंट करते हैं? तो ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ऑप्शन बी है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ऑप्शन सी है डबल स्ट्रैंड आरएनए, ऑप्शन डी है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। के याद रखिएगा यहां पर हम डबल स्ट्रैंड आरएनए का इस्तेमाल करते हैं जीन को साइलेंट करने के लिए, और उसको सिस्टम काटता है, उससे कई सारे फ्रेगमेंट बनते हैं, वो फ्रेगमेंट फिर जाकर जुड़ते हैं एमआरएनए से, वो डबल स्ट्रैंड बनता है, उसे भी काट दिया जाता है। ठीक है, तो वास्तव में हम जीन साइलेंसिंग के लिए सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, और जो है हम एक डबल को सेल के अंदर क्रिएट करते हैं। पढ़ाया है मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में, याद है ना? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, साइलेंसिंग ऑफ ए जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, के किसका उपयोग करके हम जीन को साइलेंस कर सकते हैं? ऑप्शन ए है आरएनएआई ओनली, केवल आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग करके। ऑप्शन बी है एंटी सेंस आरएनए ओनली, केवल एंटी सेंस स्ट्रैंड का उपयोग करके। याद रखिए दोनों चीजें जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑप्शन सी है बोथ आरएनए इंटरफेरेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। जब एंटी सेंस आरएनए होगा तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। देखो बेटा, सेंस आरएनए वो है जो सेंस स्ट्रैंड से बनकर आ रहा है, जो एक्चुअल एमआरएनए, उससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाकर जुड़ेगा, एंटी सेंस आरएनए जाकर जुड़ेगा तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। ठीक है, तो एंटी सेंस आरएनए तो आरएनए इंटरफेरेंस की शुरुआत करता है, उसके बाद जो सिस्टम काट देगा दैट इज द आरएनए इंटरफेरेंस। के दोनों चीजें मिलेंगी तभी जीन साइलेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया बोथ आरएनएआई एंड एंटी सेंस आरएनए। गलती मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is involved in silencing specific mRNA? कौन सा विशिष्ट एमआरएनए को साइलेंट करने के लिए, बंद करने के लिए जो है वो भाग लेता है? ऑप्शन ए है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल,
पूरक डीएनए मॉलिक्यूल अणु, ऑप्शन बी है प्रोटीन टेम्पलेट प्रोटीन साँचा, ऑप्शन सी है सेलुलोज टेम्पलेट सेलुलोज साँचा, ऑप्शन डी है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या आंसर दिया बेटा? आपने जोर से जरा आंसर बोल दो एक बार, क्या आंसर दिया आपने इस क्वेश्चन का? डेल्टा डी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल, वही एमआरएनए जाके जुड़ेगा और उसे डबल आरएनए में कन्वर्ट करेगा और सिस्टम उसको काट देगा। दैट इज द आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग। ठीक है ना? तो आज के हमने पूरे 10 क्वेश्चन देखे और इन क्वेश्चन में हमने देखा कि मेजर हमारा फोकस जो रहा वो केवल आरएनए इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चंस पे रहा। तो ऐसे ही बेटा एग्जाम में क्वेश्चन मिलते जुलते और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो हमने पढ़ा है वो सब हमको आता है। ठीक है? आपने आंसर किए ना? अभी किसने आंसर किया? अभी आपने आंसर किया। तो आपको आता है कि नहीं आता है? आता है ना बेटा? तो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिए, सब अच्छा होगा बेटा। चलिए, तो अब हम जो है वो लेक्चर में एंटर करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो आज के लेक्चर में हम एलिसा के बारे में, पीसीआर के बारे में काफी कुछ बातें करेंगे आपके। और आज का लेक्चर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको जो है वो याद ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो लेक्चर चालू करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में जिस पोर्शन पर अभी हमें वो है बेटा एप्लीकेशन। ठीक है? हम देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन होता है रूटीन लाइफ में। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का हम एग्रीकल्चर के फील्ड में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा बीटी कॉटन क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है ना? ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में हमने बात किया। फिर उसके बाद हमने बात किया था बेटा कि किस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो है मेडिकल साइंस में कर रहे हैं। तो हमने वहां पे क्या बात किया था? हमने देखा था वहां पर कि जो है किस प्रकार से हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो है वो ह्यूमन इंसुलिन का कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कई सारे फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उत्पाद जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। और आज हम जेनेटिक डिजीज को भी जो है वो ठीक करने की पोजीशन में आ चुके हैं। मतलब हम जीन थेरेपी के द्वारा ऐसी बीमारियां जिनमें एक फॉल्टी जीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था बेटा? पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक बीमारी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपको, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि बच्चे के अंदर जो है वो इम्यूनिटी ना के बराबर होती है। तो इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो कारण होता है वो होता है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की एब्सेंस के। उसको बनाने वाला जीन जो है वो फॉल्टी होता है, तो जिसके चलते जो है वो एडेनोसिन ADA की कमी हो जाती है, एडेनोसिन डीएमाइनेज की कमी हो जाती है। और होता क्या है? होता ये है कि टॉक्सिक लेवल जो है वो हमारा एडेनोसिन का लेवल, टॉक्सिक लेवल में एडेनोसिन एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे कि जो है वो इम्यून सेल सबसे अधिक अफेक्टेड होती है। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है? एडेनोसिन को आइनोसिन में कन्वर्ट करता है एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम। ठीक है? और वो आइनोसिन कई सारे काम करता है, लेकिन जब कभी एडेनोसिन का लेवल जो है सेल के अंदर अधिक होने लगता है तो वो सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने पिछली क्लास में इस बारे में बात किया था। ठीक है? और हमने जीन थेरेपी को समझा था। अब आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के। देखो बेटा, कोई भी बीमारी जो होती है, किसी बीमारी का हमें जो है वो यदि इलाज करना है तो सबसे पहले हमें बीमारी को जड़ से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है? और एक चीज और होती है, जैसे कोई बीमारी है कि कोई बीमारी जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है, फॉर एग्जांपल किसी को टाइफाइड हो गया है, किसी को मलेरिया हो गया है, कोई भी बीमारी जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जब बीमारी के सिम्टम आते हैं तब तक जो है जो पैथोजन होता है, जो रोग कारक होता है, उसका लेवल बॉडी के अंदर काफी अधिक बढ़ चुका होता है। ठीक है? हम चाहते ये हैं कि किसी भी बीमारी को यदि हम जो है शुरुआती अवस्थाओं में ही पकड़ लें तो उसका इलाज करना जो है वो ज्यादा आसान होता है और जो है इसका बेहतर प्रकार से हम इलाज कर पाते हैं। ठीक है? तो हमको जो है वो यदि हमारे किसी परिचित के कोई बीमारी है और बीमारी हो सकती है, उन संभावनाओं को हमें पता करना है तो हमें बेहतर प्रकार की डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। क्लियर कर दूं मैं आपको बेटा कि डायग्नोसिस का मतलब होता है कि वास्तव में उन तकनीक का इस्तेमाल करना जिनसे कि हम बीमारी के बारे में जानकारी निकाल सके। कि जितना जल्दी आप किसी बीमारी को डायग्नोस करेंगे उतना बेहतर आप उसका इलाज कर पाएंगे। कि जैसे हमारे पास डायबिटीज के कई सारे पेशेंट आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड शुगर के लेवल का पता लगाने के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग कई सारे टेस्ट रिकमेंड करते हैं। जैसे हम जो है वो मैं पर्टिकुलरली गैड एंटीबॉडी टेस्ट करवाता हूँ, सी पेप्टाइड एसे करवाता हूँ, होमा IR2 कराता हूँ, DNA प्रोफाइलिंग कराता हूँ, HbA1c का टेस्ट कराता हूँ, मैं सी पेप्टाइड एसे के अलावा मैं HSCRP भी कराता हूँ। अब आपको ये टेस्ट का मतलब मालूम नहीं चल रहा कि क्या मतलब है इसका, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो हाई लेवल के टेस्ट होते हैं जिनसे कि हमें डायबिटीज की काफी सारी जानकारी मिलती है।
गिने चुने डॉक्टर हैं डायबिटीज में जो होमा IR2 या होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, DNA प्रोफाइलिंग यूज करते हैं, उनमें से एक डॉक्टर मैं हूं जो इन टेस्ट का सक्सेसफुली जो है इस्तेमाल करता है। इनके डेटाबेस पर हम लोग जो है ट्रीटमेंट को तैयार करते हैं पेशेंट के लिए कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। और जैसे हमने देखा किसी पेशेंट का HbA1c का यदि जो है वो जो है 12%, 13% ऐसा उसका लेवल आ रहा है, 12 आ रहा है, 13, 14, तो हम कहते हैं भाई देखो इसको हमें जो है वो थेरेपी इसकी डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन किसी का HbA1c का लेवल जो है 6.5 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, तो 6 से मतलब डायबिटिक प्री डायबिटिक कंडीशन में उठ के 6.5 के ऊपर गया मतलब डायबिटीज है उसको। तो वो सब सारे लेवल देखकर हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूं अपनी के, पर दुनिया भर के तमाम डॉक्टर जो होते हैं वो बीमारी का इलाज करने के लिए बेहतर प्रकार से डायग्नोसिस करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि किसी को आपको टीवी सस्पेक्ट है, ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट है, लेकिन जो है वो लंग्स का टीवी नहीं है, ठीक है, पर ऐसा लगता है कि टीवी के सिम्टम मिल रहे हैं लेकिन वो एग्जैक्ट फ्रैंक सिम्टम नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा भी डाउट होता है तो हम लोग एक जांच करवाते हैं टीबी PCR के। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टीबी PCR कराते हैं, ठीक है। हम लोग HIV का पता लगाने के लिए भी हम PCR टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम जो HIV का पता लगाने के लिए हम ELISA टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिनका हम यूज करते हैं और बीमारी का समय से पहले भैया समय पर हम बीमारी का पता लगाते ताकि उसका हम इलाज कर सके, ठीक है। तो असल में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब यह है बेटा कि हम बात कर रहे हैं यहां पर कि बीमारी का पता लगाने में किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है, स्टूडेंट देखते हैं। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज, किसी भी बीमारी का बेहतर प्रकार से इलाज करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको उसको जो है वो उस बीमारी को सबको जो है वो समय पर पहचानना होगा, जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस करना होगा, और बीमारी का कारण क्या है, किस प्रकार बीमारी बॉडी में डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी नॉर्मल हमारी वर्किंग बॉडी की होती है, इसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि बीमारी के कारण हमारे ऑर्गन जो है अफेक्ट होते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है एक बीमारी के कारण आपकी बॉडी में क्या क्या असर पड़ रहा है, क्या क्या जो है वो ऑर्गन डैमेज करते जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जैसे कि सीरम टेस्ट करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने यूरिन टेस्ट का या हमने जो है ब्लड सीरम टेस्ट का है, लेकिन उसमें हमको जानकारी मिलती है, लेकिन मिलती कब है वो, जब बीमारी थोड़ी अधिक डेवलप हो चुकी होती है तब मिलती है। मतलब यहां पर हमको डायग्नोसिस जो सीरम और यूरिन इन सब का यूज करते हैं, तो हमें डायग्नोसिस कब मिलता है, जब बीमारी हो चुकी होती तब, के अर्ली डायग्नोसिस नहीं मिलता हमको, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे है, ये वो टेक्निक है जिनसे हम बीमारी का समय से पहले पता लगा सकते हैं। मतलब हम बीमारी का पता उस अवस्था में लगा सकते हैं जब डिजीज पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं की होती है, और वैसी कंडीशन में बीमारी का इलाज करना आसान होता है, ठीक है। तो क्या टेस्ट है बताइए, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे आर द सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व एज द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम किन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगा सकते हैं हम, कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पता लगा सकते हैं हम, और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे एलिसा टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, देखिए नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम, ठीक है। अब क्या होता है, हमें जो है ब्लड कल्चर कराना है, ब्लड का कल्चर किया हमने, बैक्टीरिया पता लगाना है भी कौन सा बैक्टीरिया ब्लड में है, तो वो कब मालूम चलेगा, जब बैक्टीरिया का क्वांटिटी एक लेवल के ऊपर निकलेगा तो ब्लड में बैक्टीरिया आपको जो है वो देखने मिलेगा। उस कंडीशन को बैक्टीरियमिया बोलते हैं। बैक्टीरियमिया की मतलब होता है ब्लड में बैक्टीरिया फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके लिए बैक्टीरिया का एक निश्चित क्वांटिटी से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब जब बैक्टीरिया गिनती का कुछ संख्या में, तब आप पता नहीं लगा सकते, आप तब आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। जैसे विडॉल टेस्ट, टाइफॉइड के लिए एक टेस्ट करते हैं, आपको क्लियर कर दूं। टाइफॉइड के लिए आपने पढ़ा, आपको मैंने बताया हुआ ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में, टाइफॉइड के लिए हम विडॉल टेस्ट लगाते हैं। कई बार विडॉल टेस्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव आता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया तो साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट तो है बॉडी में, लेकिन उसका टाइटर कम है, उसका लेवल कम है, इसलिए जो है वो आपको वो टेस्ट में नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब आप टाइफॉइड का एंटीबॉडी टेस्ट करा देंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है, ठीक है। टाइफी डॉट टेस्ट जो है वो हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है, जरा में मालूम चल जाता है, ठीक। ऐसे मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का भी यदि आप जो है वो पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट कराते हैं, आपने ब्लड लिया, स्लाइड पर टेस्ट किया, तो कई बार वो फॉल्स नेगेटिव आता है,
जबकि आप मलेरिया एंटीजन कराएंगे वो पॉजिटिव जाएगा टेस्ट वो। तो सेंसिटिविटी टेस्ट की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन बॉडी। मतलब ये है कहने का कि जो कन्वेंशनल मेथड है उनसे यदि हम पता लगाते हैं तो हम बैक्टीरिया का वायरस का पता लगाने के लिए हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक बैक्टीरिया का जब बीमारी का की जानकारी होती है हमें नॉर्मल जो है वो ब्लड सीरम टेस्ट से या यूरिन टेस्ट से, तब तक जो है पैथोजन का नंबर काफी हद तक बढ़ चुका होता है, ठीक है ना। अब हमें पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है कि कोई वायरस यदि बॉडी में आपकी है और वो अभी सिम्टम नहीं दे रहा है, अभी उसका नंबर इतना नहीं है कि वो सिम्टम दे, तो क्या करेंगे हम पीसीआर टेस्ट कराएंगे उनके। तो पीसीआर टेस्ट से क्या होगा कि जो बिल्कुल कम से कम मात्रा में प्रेजेंट जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी हम मैग्नीफाई करके उसको हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे उनके। तो कई बार क्या होता है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन यदि प्रेजेंट है किसी वायरस का, वायरल लोड का, तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। हाउएवर very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptom of the disease are not visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR। क्या तो याद रखिएगा, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग हम जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में यदि कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को हम एम्पलीफाई करके पता लगा सकते हैं कि वो किसका जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा वायरस ब्लड के अंदर आपके प्रेजेंट है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक मेरे पेशेंट था, उसको क्या था, उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी, उसको कई बार जॉइंटिस के सिम्टम आ रहे थे, लेकिन उसका जो नॉर्मल टेस्ट था हेपेटाइटिस बी का नॉर्मल टेस्ट था वो नेगेटिव आया करता था, ठीक है, टेस्ट कभी पॉजिटिव नहीं आया। तो उसको हम लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई एक बार पीसीआर टेस्ट कराते हैं। जब उसका पीसीआर टेस्ट कराया गया तब हेपेटाइटिस का वायरस उसकी बॉडी में पाया गया और टेस्ट पॉजिटिव आया पीसीआर। तो क्या था उसकी बॉडी में, हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट था लेकिन वो क्वांटिटी में कम था, सिम्टम आ रहे थे उसको, लेकिन वो एक लेवल के ऊपर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक बाकी का टेस्ट हमको पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है। तो टीबी पीसीआर इज ए सेंसिटिव टेस्ट होता है, लो से लो लेवल के कॉन्सेंट्रेशन को भी पता लगा सकते हैं हमके। और याद रखिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर वायरस का, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं वायरल लोड। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, वायरल लोड वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो वायरल लोड जितना कम से भी कम होगा तो उसका भी पता हम पीसीआर से लगा सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। सिंपल सी बात है बेटा कि पीसीआर जो होता है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, वो कम से कम अमाउंट में उपलब्ध डीएनए की भी कई सारी कॉपी तैयार कर देगा और उन कॉपी से आप जेनेटिक मटेरियल उस जेनेटिक मटेरियल से आप पता लगा सकते हो कि किस माइक्रो का जेनेटिक मटेरियल है और आपको पता चल जाएगा उसमें कि ये माइक्रो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सोचिए आप कि आपने ब्लड का सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल में वायरस का सिर्फ एक डीएनए आया उसमें के, और जब आपने पीसीआर टेस्ट में उस सैंपल को डाल दिया तो वो एक डीएनए पहले 2 में कन्वर्ट होगा, 2 से 4, 4 से 8, और वो एक लेवल का उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसको मेजर कर पाएंगे। पहले आप उस ब्लड सैंपल के अंदर एक डीएनए आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो छोटा सा वायरस का डीएनए था, लेकिन जब पीसीआर टेक्निक यूज किया आपने, जब वो मैग्नीफाई कर गया, उसने अपने नंबर कई बार मल्टीप्लाई कर लिया, तब आप समझ गए कि हाँ ये तो वायरस का डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS पेशेंट के। अब मालूम है कि हमारा एलिसा टेस्ट है, उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मान लो नहीं मिल पा रही है, तो पीसीआर टेस्ट लगवाया हमने, तो कई बार क्या होता है, कई बार एड्स के सस्पेक्टेड पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जिस पर हमें एड्स का डाउट है, उसके लिए हम पीसीआर टेस्ट लगा के एड्स का HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। इट इज being used to detect mutations in gene in suspected cancer patient also के। तो कैंसर पेशेंट में भी हम किसी पर्टिकुलर म्यूटेशन का पता लगाने के लिए पीसीआर टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इट इज ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर के। तो पीसीआर जो होता है बेटा वो कई दूसरे डिसऑर्डर का पता लगाने में भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। फंडामेंटल केवल इतना है बेटा पीसीआर का कि पीसीआर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जो भी म्यूटेशन होगा, जो भी डिफेक्टेड जीन होगा, उसको मल्टीपल कॉपी में तैयार कर देगा और उस कॉपी का आप स्टडी कर पाएंगे आप, ठीक है। नॉर्मली आप स्टडी उसका नहीं कर पाते क्योंकि नॉर्मली वो इतना कम अमाउंट में था कि वो नेग्लिजिबल था, तो आप उसको स्टडी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आप उसको स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है, एक होता है कि अब हम एक चीज और यूज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कि हम जो है वो मॉलिक्यूलर प्रोब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होते हैं बेटा, ये बेसिकली जो है वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वास्तव में कुछ ऐसे डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम रेडियो लेवल कर देते हैं, जहां जाएंगे वहां हमें इनकी प्रेजेंस मालूम चल जाएगी, ठीक है ना। नंबर 2,
ये मॉलिक्यूलर प्रोब जो होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले होते हैं और इनका इस्तेमाल हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का पता लगाने में करते हैं। हमें यदि किसी म्यूटेशन का डाउट है तो उसका पता लगा सकते हैं, किसी वायरस के इन्फेक्शन की संभावना है और उस वायरस को हम पहचानना चाहते हैं तो हम इनका यूज कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर प्रोब जो होते हैं ये वो सिंथेटिक आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनको रेडियोलेबल किया होता है हमने, और हम इनको पर्टिकुलर उद्देश्य के चलते इनको हम रिलीज करते हैं ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो करे और जो है अपने पैरेलल सीक्वेंस को जाके पहचान ले। जैसे पहचान के जुड़ेगा हम उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। ठीक है, क्या लिखा है? ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, याद रखिए सिंगल स्ट्रैंडेड, याद रखना भूलना नहीं। सिंगल क्या बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों? क्योंकि हमें इसको जो है वो किसी और डीएनए आरएनए से इसका जोड़ा बनवाना है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड यूज किया। ठीक है, आरएनए टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, इसको हम क्या करते हैं? रेडियोएक्टिव। जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को आप रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से टैग करते हैं तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम मॉलिक्यूलर प्रोब वर्ड यूज करते हैं। डीएनए होगा तो डीएनए प्रोब बोलेंगे, आरएनए होगा तो आरएनए प्रोब बोलेंगे। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज with its complementary DNA in a clone of cell followed by the detection using autoradiography। हम ऑटोरेडियोग्राफी से ये मॉलिक्यूल कहाँ गया उसका पता लगा सकते हैं हमके। और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए जिसमें रेडियो लेबलिंग किया हुआ आपने, आप उसको छोड़ोगे तो वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढकर उससे जुड़ जाएगा। और जैसे ही वो जुड़ेगा तो आप उस सीक्वेंस को पहचान लोगे और आपको पता है कि वो सीक्वेंस किस वायरस का हो सकता है या किस तरह का म्यूटेशन वो हो सकता है। ठीक है, the clone having the mutated gene will hence not appear in the photographic film but because the probe will not have complementary with the mutated gene। के अब कई बार ऐसा होता है बेटा, कई बार हम जब डीएनए आरएनए प्रोब का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर जीन को हम जानते हैं। अब देखिए कई बार क्योंकि म्यूटेशन तो रैंडम होते हैं, ध्यान से बात सुनो, म्यूटेशन रैंडम होते हैं और आपको उस म्यूटेशन का पता लगा रहे हैं। आपको डाउट है कि इस जीन में कोई म्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्मल जीन कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि नॉर्मल जीन कैसा होता है, नॉर्मल जीन आपने इमेजिन किया, आपने कहा नॉर्मल जीन ये था, ये नॉर्मल जीन था, ठीक है ना, ठीक है, ये नॉर्मल जीन था। तो आपने क्या किया? आपने एक प्रोब बनाया, जो प्रोब जो है इसको डीएनए प्रोब बनाया। ये प्रोब रेडियो लेवल्ड है, ये इस सीक्वेंस को पहचानकर इससे जुड़ सकता है, इस सीक्वेंस को पहचानकर इससे जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब इमेजिन के जुड़ गया, जुड़कर आपने एक्सरे लिया, एक्सरे में आपको लकीर लाइन दिखाई पड़ेगी, मतलब हाँ ये जो रेडियोएक्टिव डीएनए था इसने काम किया है और उसने कहीं सीक्वेंस में आकर जुड़ गया है, मतलब ये जीन नॉर्मली प्रेजेंट है। लेकिन आपको डाउट है कहीं म्यूटेशन हुआ है इसमें, तो क्या हुआ? अब फॉर एग्जांपल इसमें म्यूटेशन हो गया, ये बन गया GCAA, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने जो डीएनए छोड़ा हुआ, जो आपने डीएनए प्रोब छोड़ा हुआ है वो है TTTT, ये इसका डीएनए प्रोब के, क्या ये जुड़ेगा इससे जाके? ये इससे जाकर नहीं जुड़ पाएगा, यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, के नहीं जुड़ पाएगा। तो अब आप जब एक्सरे लेंगे इस फिल्म का तो वहां पर चूंकि रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो नहीं कर पा रहा, जुड़ नहीं पा रहा है, तो ये प्रोब अलग रहेगा और वो डीएनए अलग रहेगा, तो इनका एक्सरे में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, रेडियोग्राफी में हमको ये नहीं दिखाई पड़ेंगे पट्टी। याद है ना, हमने पढ़ा हुआ था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान के, तो नहीं दिखाई पड़ेगी पट्टी। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो जो जीन था, जो जीन के बारे में हम बात करते हैं वो जीन में म्यूटेशन हो चुका है, इसलिए हमको ये पट्टी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट से भी हमने पकड़ लिया उसको। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, समझने की कोशिश करो बेटा, क्या लिखा है? द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन will hence not appear on the photographic film। के जिस क्लोन के अंदर म्यूटेशन वाला जीन होगा वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रोब जो है वो म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। वो प्रोब जो था वो एक नॉर्मल जीन जिसको आप जानते थे उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब आपने तैयार किया था। ठीक है भाई, जिसको जानते होगे उसी का तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप तैयार करोगे ना, और जिसको नहीं जानते वो कैसे तैयार करोगे आप? ठीक है ना, तो ये म्यूटेशन का पता लगाने में हम डीएनए आरएनए प्रोब का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है मॉलिक्यूल, देखो अभी तक क्या क्या जिक्र किया हमने, अभी तक हमने जो है वो जिक्र किया किसके बारे में कि हमने पहली टेक्निक बात की पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। दूसरी बात की हमने यहाँ पे डीएनए आरएनए प्रोब या मॉलिक्यूलर प्रोब की बात की हमने। तीसरी टेक्निक की हम बात कर रहे हैं वो है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड के। ये किस आधार पर काम करता है बेटा? ये एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे काम करता है। याद रखिए इस पूरी रिएक्शन का आधा होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के। पर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि एलिसा टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम जो है हम पता लगाते हैं कि सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है। देखो फॉर एग्जांपल हमें डाउट है कि कोई ब्लड सैंपल है उसमें एक बीमारी का एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी एंटीबॉडी यूज करेंगे जो उस एंटीजन को पहचान ले।
हमें डाउट है कि किसी ब्लड सैंपल के अंदर कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो उस बीमारी के दौरान ही एक पर्टिकुलर बीमारी में ही दिखाई पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एंटीजन यूज करेंगे जिससे वो एंटीबॉडी को हम पहचान पाए। कुल मिलाकर पर्पस ये है कि या तो हमारे पास या तो हमारे ब्लड सैंपल में जिस मरीज का आपने ब्लड सैंपल लिया है, या तो उसमें कोई पर्टिकुलर एंटीजन होगा जिसको आपको पहचानना है, या उसके ब्लड में कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगा जिसको आपको पहचानना है। अब पहचानने का तरीका ये, यदि दिए गए ब्लड सैंपल में, पेशेंट के ब्लड सैंपल में कोई एंटीबॉडी है, तो आप एंटीजन यूज करेंगे पहचानने के लिए, क्योंकि आपको क्या करवाना है, आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराना है और पहचानना है। यदि दिए गए ब्लड पे कोई एंटीबॉडी है तो आप एंटीजन यूज करेंगे, और दिए गए पेशेंट के ब्लड में कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो आप एंटीबॉडी यूज करेंगे। क्या मतलब, यदि पेशेंट के ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो आप उसे पहचानने के लिए विशेष प्रकार के एंटीजन का प्रयोग करेंगे। यदि पेशेंट के दिए गए ब्लड में कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आप उसे पहचानने के लिए एंटीबॉडी यूज करेंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर हम सीरोलॉजिकल रिएक्शन करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करेंगे और हम पैथोजन को पहचानेंगे। क्या लिखा है, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। देखो, हमें बीमारी का पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, हमको या तो एंटीजन मिलेंगे। क्या होते हैं एंटीजन? प्रोटीन्स होंगे, विशेष तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, वो मिलेंगे हमें के। या मान लो कई बार क्या होता है, कई बार एंटीजन नहीं मिलता है, कई बार बॉडी में एंटीबॉडी का नंबर दिख होता है, वो मिल जाती है। और लिखा या फिर और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन के। तो हमें पैथोजन की जानकारी दो प्रकार से मिलती है कि या तो ये पैथोजन का हमें एंटीजन मिल जाएगा, ठीक है, या इसके खिलाफ हमको एंटीबॉडी मिल जाएगी, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक को आप पहचान लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको डायग्नोसिस करना है, आपको तो बीमारी का पता लगाना है, ठीक है ना। क्लियर? तो एक काम करते हैं, यहां पर हम एक जो है वो एलिसा टेस्ट का एनिमेशन देखते हैं, उससे हमको बात में एनिमेशन को मैं समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको बात समझ में कि एनिमेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, यदि जब हम एनिमेशन की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने एक माइक्रो टाइटर वेल लिया, एक हमने माइक्रो टाइटर वेल लिया, एक हमने इक्विपमेंट लिया। इस इक्विपमेंट में क्या किया हमने, देखिए इस वेल को लिया हमने और इस वेल का हम इस्तेमाल करके, तो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने जो है वो जो सैंपल, जो हमारे पास सैंपल प्रेजेंट था, ब्लड सैंपल जिसमें पता लगाना है हमको, उसको छोड़ा। अब इस ब्लड सैंपल में हमें मालूम है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। हमने इस ब्लड सैंपल को डाला इसमें, और डालने के बाद हमने क्या किया, इस प्लेट को हमने जो है वो क्या किया, हमने इस प्लेट को जो है वो साफ हटा दिया उसको हमने, और हमें मालूम है कुछ एंटीबॉडी सरफेस जाके जुड़ चुके होंगे। फिर हमने एंटीजन, वहां पर स्पेसिफिक एंटीजन को यूज किया, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ। देन उसके बाद हमने मार्कर एंटीबॉडी यूज किए। ये मार्कर एंटीबॉडी क्या करेंगे, ये एंटीजन पे दूसरी तरफ से जाके जुड़ जाएंगे, तो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होंगे, और ये क्या करते हैं, ये एक कलरलेस सबस्ट्रेट को ये कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड हो जाएगा, और जैसे ही सॉल्यूशन कलर्ड हुआ तो आप समझ गए कि दिए गए ब्लड सैंपल में एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट था, ठीक है। देखो, अब सेकंड टेस्ट हम कर रहे हैं, हमें पता है कि ब्लड सैंपल में कोई एंटीजन प्रेजेंट है, तो हमने उसको डाला एस्मेट के। फिर उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी यहां पर यूज किया, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन से जाकर जुड़ जाएगा के, और उसके बाद हमने फिर मार्कर एंटीबॉडी यूज किए, और ये मार्कर एंजाइम लिंक्ड मार्कर एंटीबॉडी जो है वो जाकर जुड़ेंगे एंटीजन से, एंटीबॉडी के स्पीशीज से जाकर जुड़ेंगे, और कलरलेस सबस्ट्रेट को ये कलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो पहचान लेंगे। तो कुल मिलाकर हम बार बार क्या पहचान पा रहे हैं, बार बार हम ये पहचान पा रहे हैं यहां पर कि देखो फर्क क्या बेटा, हम यहां पर जो है वो एक रिएक्शन करा रहे हैं ताकि सॉल्यूशन कलर, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम ये एक एक पूरा रिएक्शन देख, तो हम सॉल्यूशन में जाकर अंदर देख तो नहीं पा रहे हैं ना रिएक्शन के, पर सॉल्यूशन में हो क्या रहा है उसका अंदाजा हम बाहर से लगा सकते हैं। देखो, एनिमेशन की शुरुआत में क्या देखा था हमने एनिमेशन की शुरुआत में देखा था कि हमने एक माइक्रो टाइटर वेल लिया, उसमें हमने जो है वो एक ब्लड सैंपल डाला, इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अभी क्या पैथोजन के कारण ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी बन चुका था, तो वो एंटीबॉडी जो है वो उसके सरफेस पर आकर जुड़ गया उठ के। फिर हमने क्या किया, हमने उसके अंदर डाला किसको, हमने स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी को पहचानने के लिए हमने एंटीजन डाला। जैसे एंटीजन को डाला आपने तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, और ये रिएक्शन कब हुआ बेटा, जब जुड़ गए तब हुआ के। उसके बाद हमने मार्कर एंटीबॉडी को डाला, तो मार्कर एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन जो पहले से प्रेजेंट एंटीबॉडी की एक जगह पे जाकर जुड़ा हुआ उठ के, और उसने क्या किया, उसने वहां पर जो है कलरलेस सबस्टेंस को कलर्ड में कन्वर्ट कर दिया। मीडियम में कलरलेस सबस्टेंस प्रेजेंट है जो कलर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही कलर दिखाई पड़ा आपको, आप समझ गए कि भाई पहले वाले ब्लड सैंपल के अंदर कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट था, ठीक है, पहचान गए आप उसको, ठीक है। दूसरे एनिमेशन के दूसरे हिस्से में क्या देखा, हमने कहा कि हो सकता है कि जो ब्लड सैंपल हम ले रहे हैं पेशेंट का, उसमें एंटीबॉडी ना हो के एंटीजन है,
तो हमने एंटीजन वाला सैंपल लिया, डाला उसको हमने, सेम सब कुछ सेम है के, और वहां पर अब हमने क्या किया, अब हमने अलग से स्पेसिफिक एंटीबॉडी वहां पे छोड़े, वो एंटीजन पर जाकर जुड़ गए, और फिर उन एंटीबॉडी के ऊपर जो है हमारा कलर प्रोड्यूस करने वाला एंटीबॉडी का एक हिस्सा जाके जुड़ा उसमें, और मीडियम पूरा कलर्ड हो गया, पहचान लिया हमने। तो इसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे एक बार टेस्ट को, एनिमेशन को फिर से गौर से देखिए, ठीक है। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. एक बार बेटा हम एनिमेशन को फिर से गौर से देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ठीक है, मैं ऑन करता हूं उसको, देखिए गौर से एनिमेशन को। माइक्रो टाइटर वेल है, ठीक है बेटा, है ना। इसमें हम पेशेंट का लिया गया ब्लड सैंपल डाल रहे हैं, ठीक है। इस सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट होंगी तो ये टाइटर वेल के सरफेस पे जाके जुड़ जाएंगी, ठीक है। हमने रिंस कर दिया, हटा दिया। फिर हमने क्या किया, हमने स्पेसिफिक रिएजेंट डाला जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, ये एंटीजन एंटीबॉडी पर जाकर जुड़ गए, ठीक है। फिर हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली जो वास्तव में कलरलेस सब्सटेंट को कलर्ड कर सकती है, ठीक है, ये भी जाकर जुड़ गई यहाँ पे। तो एक प्रकार सैंडविच बन गया यहाँ पे। और हम क्या देख रहे हैं कि अब इसके बाद हमने कलरलेस सब्सटेंट डाला और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी केवल इस सैंडविच में जाकर जुड़ेंगी, तभी ये काम करेंगी। काम किया इसने, और कलरलेस सब्सटेंट को इसने कलर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरे में क्या किया हमने, ब्लड सैंपल या पेशेंट का, उस ब्लड सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है। ये एंटीजन सरफेस पे जाकर जुड़ गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक स्पेसिफिक मीडियम लिया जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट था, वो एंटीबॉडी इन एंटीजन पे जाकर जुड़ जाएगा, देखिए जुड़ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने मार्कर एलिसा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को छोड़ा हमने, देखिए छोड़ दिया हमने, और ये एंटीबॉडी के एक स्पेसिफिक हिस्से पे जाकर जुड़ गए, और इन्होंने क्या किया, कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिसा है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिसा टेस्ट बोलते हैं इसको हम, के। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा पर्पस ये है कि हमने देखो अब हमको क्या टेक अवे क्या है, यानी सीखना क्या है। हम समझ गए कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करते हैं, और हम जो है मिनिमम क्वांटिटी में भी एंटीजन या एंटीबॉडी जो ब्लड सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम पहचान सकते हैं। ये हमारा पर्पस था, ठीक है, क्लियर। अब क्या मतलब हुआ मॉलिक्यूलर प्रोब का, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकलते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा मॉलिक्यूलर प्रोब शॉर्ट सेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अटैच्ड टू रेडियोएक्टिव और फ्लोरोसेंट मार्कर के, यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के छोटे से खंड होते हैं जो रेडियोएक्टिव या फ्लोरोसेंट मार्कर से जुड़े होते हैं, मतलब ये या तो रेडियोएक्टिविटी शो करेंगे या फ्लोरोसेंस को शो करेंगे उठ के। इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया को पहचानने में करते हैं, साल्मोनेला को पहचानने में करते हैं, पस फॉर्मिंग स्टेफाइलोकोकस को इनसे पहचान सकते हैं हम, हेपेटाइटिस वायरस को, एचआईवी को भी इससे हम पहचान सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर प्रोब का इस्तेमाल बेसिकली किसमें करते हैं हम, बेसिकली इनका इस्तेमाल करते हैं हम डिजीज डायग्नोसिस में करते हैं, एम्स में पूछा गया है, ठीक है, ठीक। और ये कैसे होते हैं, थोड़ा सा बेटा हम बाहर निकल के बात करें एनसीईआरटी से। एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोब जो होता है, जो डीएनए या आरएनए से बना होता है, वो वेरिएबल लेंथ का होता है। जनरली इसके में 100 से लेके 1000 नाइट्रोजन बेस इसमें होते हैं, और ये आरएनए डीएनए सैंपल को पहचान सकता है। बेसिकली ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचान लेता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यही जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, यही जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इनको हम मॉलिक्यूलर प्रोब कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचान कर उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक। और इससे क्या होता है बेटा, हम जो है इससे जो है पता लगा पाते हैं कि जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस मीडियम में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ठीक। और जब कभी बेटा हमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज करना होता है, जनरली हम रेडियोएक्टिव फास्फोरस का यूज करते हैं, और नॉन रेडियोएक्टिव एंटीबॉडी बेस्ड मार्कर चाहिए होता है तो हम जो है वो डिगॉक्सीजेनिन का इस्तेमाल करते हैं। तो डिगॉक्सीजेनिन जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा मार्कर होता है जो नॉन रेडियोएक्टिव मार्कर होता है, उसका यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो फिर बेटा हम यदि एलिसा की बात करें तो मैंने आपसे कहा ना, एलिसा टेस्ट में क्या यूनिक बात आप देख रहे थे कि जो मीडियम था पूरा का पूरा मीडियम कलरलेस से कलर्ड हो जाया करता था, क्योंकि आपने एक एड ऑन रिएक्शन क्यों करवाया, आपने एक एड ऑन रिएक्शन, एक अतिरिक्त अभिक्रिया आपने इसलिए करवाई ताकि आपको
मालूम चल जाए कि अंदर हो क्या रहा है। यदि एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो रिएक्शन होगा तो कलरलेस मीडियम कलर्ड हो जाएगा। जैसे ही कलर्ड हुआ तो आप बोलोगे एंटीजन एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आया, यदि कलर्ड नहीं हुआ तो आप बोलोगे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। ठीक, इन सिंपल टर्म द एलिसा इन एलिसा एन अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजन इज एफिक्स्ड टू सरफेस। सामान्यता एलिसा टेस्ट में हमें जो है वो एक एंटीजन का अननोन अमाउंट जो उसके बारे में मालूम नहीं है हमें, देखा था आपने सरफेस पे जुड़ जाता है और वहां पे उसको हम जोड़ते हैं, फिर स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम जो इसके ऊपर डालते हैं बेटा, और जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी वहां जाके जुड़ जाएगा तो और इस स्पेसिफिक एंटीबॉडी में एक एंजाइम होता है। और देखो बेटा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि वो एंजाइम ही तो कलरलेस को कलर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। भाई एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसिड के। तो आप चूंकि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी आप एंटीजन को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पास क्या, उसके पास में जो एक एंजाइम है और वो एंजाइम कलरलेस सब्सटेंस को कलर्ड में कन्वर्ट कर सकता है के, उसको हम रिपोर्टर एंजाइम कहते हैं के। तो क्या लिखा हमने, दिस एंटीबॉडी इज लिंक्ड टू एन एंजाइम एंड इन द फाइनल स्टेप ए सब्सटेंस इज एडेड। अंत में एक सब्सटेंस को डालते हैं हम और जो इसे एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मतलब कलरलेस का कलर हो जाना एक तरह का सिग्नल होता है, और वो सिग्नल इस बात को बतलाता है कि यहां पर एंटीजन प्रेजेंट है। ऐसे एंजाइम को बोलते हैं हम रिपोर्टर एंजाइम कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम एक बात समझ गए कि मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होते हैं। क्लियर, तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या तीन तरीके देखे आपने। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपने देखा कि आप या तो पीसीआर इस्तेमाल करेंगे और जो भी दिया गया डीएनए उसको आप मैग्नीफाई करके उसको स्टडी कर पाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, या सेकंड तरीका है मॉलिक्यूलर प्रोब या डीएनए प्रोब आरएनए प्रोब यूज करेंगे। तीसरा तरीका क्या है, आप एलिसा टेस्ट यूज करेंगे। ये तीनों तरीके हाईली सेंसिटिव हैं और कम से कम अमाउंट में भी यदि कोई पैथोजन प्रेजेंट है उसका हम पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम अगले इश्यू पे आते हैं। अगला इश्यू है ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या, देखो बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ा हुआ है हमने क्या ऑलरेडी, क्या है बीटी कॉटन क्या था, ट्रांसजेनिक प्लांट था। आपने डिसिमिलर जीन को एक दूसरे इंट्रोड्यूस किया, आपने क्या किया, बैक्टीरिया का जीन लिया प्लांट में डाल दिया, तो आपने दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म के जीन आपस में जोड़ दिए, इसे क्या बोलेंगे ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, जब एनिमल में आप फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं, याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल जो अब जिनके बारे में हम जानते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो क्या है बेटा, वो बेसिकली माइसेस हैं, अधिकांश के, सब नहीं। यदि हम 10 एनिमल पर यदि एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो लगभग दुनिया भर में 9 साइंटिस्ट जो है 90% साइंटिस्ट चूहे के ऊपर प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या है, उसमें हमने एक डिजायर्ड मनचाहा जीन लिया और उस जीन को हमने क्या किया, उस जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया चूहे के अंदर, तो क्या बन गया, ट्रांसजेनिक माइस बन गए। ठीक है, ठीक है, दो तरीके हैं। देखो बेटा बड़ी ध्यान से बात सुना, समझने की कोशिश करना है। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम में आप पूछा जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, देखिए मेथड ध्यान से देखिए, आपके तरीका नंबर 1 ये है कि आपने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिए, अपने एम्ब्रियो ने अर्ली एम्ब्रियो, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ उसके अपने अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लिया और उस स्टेम सेल्स के अंदर आपने जो है वो डिजायर्ड जीन को डाल दिया है। स्टेम सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगी, हर सेल तक वो जीन पहुंच जाएगा और फाइनली चूहा जो है उसके अंदर, उसकी बॉडी की मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर आपका डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या किया आपने परिवर्तन कर दिया है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपने स्टेम सेल्स के अंदर वो जीन डाल दिया है। तरीका नंबर 2 ये कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय आपने क्या किया कि जो फर्टिलाइज, या तो आपने फर्टिलाइज एक के अंदर या जस्ट जैसी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए तो जाइगोट, तो क्या हुआ, एग जैसी फ्यूज फर्टिलाइज होगा तो वो जैसी बेटा एग में फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनेगा। तो जैसी एग फर्टिलाइज होने को होता तब आपने उसमें डिजायर्ड जीन को डाल दिया अंदर के, और फिर उसको आपने ग्रो कराया, कुछ सेल्स बनी, एम्ब्रियोनिक सेल्स बनी और ऐसे एम्ब्रियो को आपने यूट्रस में इंप्लांट कर दिया चूहे के अंदर के, तो ट्रांसजेनिक माइस बन जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा पर्पस यह है कि एनिमल की बॉडी की हर सेल के अंदर आपका डिजायर्ड जीन पहुंचना चाहिए। के दो तरीके हैं इसके, पहला तरीका है कि आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल्स के अंदर जीन को डाल दें। तरीका नंबर 2 यह है कि आप फर्टिलाइज एक के अंदर मतलब जाइगोट बने, जाइगोट के अंदर आप जो है वो जीन को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, क्लियर, तो उससे ट्रांसजेनिक एनिमल बन सकता है। और अब प्रयोग क्या किया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग किया गया कि हमने जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो है वो चूहे लिए, चूहों के अंदर उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन डाल दिया। ठीक है, कुछ किताबों में लिखा है रैबिट ग्रोथ हार्मोन जीन, कुछ बुक्स में लिखा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन के। परफेक्ट ये है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन को निकाला गया, उसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया और उस जीन को उन्होंने चूहों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और देखा कि जो चूहे बन रहे हैं वो चूहे सामान्य से कई गुना बड़े साइज के चूहे बन रहे हैं क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है। ठीक है,
देखिए नोट कीजिएगा बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बियॉन्ड एनसीईआरटी बात कर रहे हैं यहां पर हम इसमें। इन 1982 आर.डी. पामीटर और आर.एल. ब्रिंटर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड ए ट्रांसजेनिक एनिमल के 1982 में आर.डी. पामीटर और आर.एल. ब्रिंटर ने पहली बार एक ट्रांसजेनिक जंतु को बनाया, और ये क्या था, माइसेस, चूहे के। दे इंट्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन इन माइसेस, इन्होंने चूहों के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर दिस दे यूज रिकॉम्बिनेंट बीआर प्लाज्मिड, इसके लिए उन्होंने रिकॉम्बिनेंट बीआर प्लाज्मिड का उपयोग किया। मैच्योर एग फ्रॉम एडल्ट माउस वेयर वाज रिकवर्ड, फिर उन्होंने एडल्ट माउस के जो है वो मैच्योर एग को लिया और उसको उन्होंने स्पर्म से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उस समय उन्होंने माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और ये जो फॉरेन जीन था वो नॉर्मल जीनोम से कंबाइन कर गया फाइनली, और क्या हुआ, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, और ऐसे एम्ब्रियो में जो है फॉरेन जीन प्रेजेंट था, और इस एम्ब्रियो को उन्होंने चूहे के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया, ठीक है, और इससे बन गया ट्रांसजेनिक माउस बन गया। क्या किया आर.डी. पामीटर और आर.एल. ब्रिंटर ने, क्या किया, उन्होंने चूहे के अंदर जो है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन को इंट्रोड्यूस किया। कैसे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने जो है ओवम लिया, स्पर्म लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, जैसे ही एक फर्टिलाइज हुआ उसके अंदर उन्होंने जो है वो फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रू बीआर प्लाज्मिड, ठीक है, और फाइनली वो फॉरेन डीएनए जो है उस जाइगोट के मुख्य जीनोम का हिस्सा बन गया, और जाइगोट से क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, और उस एम्ब्रियो को उन्होंने चूहे के अंदर इंप्लांट कर दिया, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर गेस्टेशन पीरियड के एक पूर्ण जो भी चूहे का गर्भकाल होता है, उस प्रॉपर गेस्टेशन पीरियड के बाद जो है चूहे ने बच्चों को जन्म दिया, और ऐसे माइसेस जो थे उनको हमने ट्रांसजेनिक माइस कहा। ट्रांसजेनिक माइस क्यों कहा इनको हमने, इसलिए इनको हमने ट्रांसजेनिक माइस कहा क्योंकि इनके अंदर फॉरेन जीन प्रेजेंट था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन प्रेजेंट था, कि दीज आर एक्सट्रीमली लार्जर देन नॉर्मल माइस के, और ये सामान्य चूहे से साइज में काफी बड़े थे, कि दे आर एक्सट्रीमली, सामान्य चूहे की तुलना में साइज में ये इतने बड़े थे कि ये रैबिट के साइज थे। आप समझ लीजिए कि ये चूहे थे वो रैबिट के साइज थे, खरगोश के साइज के चूहे थे, ठीक है। Animals that had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animal, IEMP, के कि वो डेफिनेशन क्या है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल की, तो मैंने कहा ऐसे एनिमल जिनमें आपने जो है डीएनए को मैनिपुलेट किया है, फॉरेन डीएनए को, एक्स्ट्रा जीन को आपने उसके अंदर डाल दिया है, ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। और याद रखिए आज हम वैज्ञानिक कई सारे ऐसे एनिमल तैयार कर चुके हैं, ट्रांसजेनिक चूहे बन चुके हैं, ट्रांसजेनिक रैबिट बन चुका है, ट्रांसजेनिक पिग बन चुके हैं, ट्रांसजेनिक भेड़े बन चुकी हैं, ट्रांसजेनिक काऊ बन चुका है, ट्रांसजेनिक फिश बन चुका है, ट्रांसजेनिक फ्रॉग बन चुका है। तो आज हमने जो है वो कई सारे एनिमल्स को हमने तैयार किया बैठ के, और ओवर 50% से अधिक एनिमल जो है वो माइसेस के रूप में, ठीक है, माइसेस को जो है वो ट्रांसजेनिक किया गया हमने, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होता है, मैंने आपसे कहा कि जो टोटल ओवरऑल रिकॉर्ड देखे उसमें जो है 90% रिसर्च जो है वो माइसेस के ऊपर होती है, और आज टोटल एनिमल्स को आप काउंट कर ले तो 50% से अधिक एनिमल जो है वो माइसेस के रूप में प्रेजेंट है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अब 3 तरीके हैं चूहों के अंदर जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करने के, चूहों के अंदर किसी भी एनिमल में ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज करने का तरीका क्या है। देयर आर 3 मेथड के 3 तरीके होते हैं कि आप फॉरेन डीएनए को एनिमल के अंदर इंटर कर सके। पहला होता है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, डीएनए का माइक्रो इंजेक्शन आप जाइगोट में लगा दें, या आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में लगा दें, के तरीका नंबर 2 ये कि आप जो है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन करा दें, और ऐसा रेट्रोवायरस जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दे। तरीका नंबर 3 ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में आप सीधा डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर दे, के तो मैंने आपसे कहा ना बेटा डीएनए माइक्रो इंजेक्शन करना, के रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करना, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करना, ये वो तरीके जिनसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, अब एनसीईआरटी पे आते हैं, प्रश्न उठता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का फायदा क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहीं ये प्रकृति से छेड़छाड़ तो नहीं है। यस, प्रकृति से छेड़छाड़ तो है, ठीक है, पर क्या हम जो रिस्क उठा रहे हैं वो वर्थफुल है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम एनिमल्स में फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए नंबर 1, इसके कई पर्पज है, तो पर्पस टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज ये है कि टू अंडरस्टैंड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, के हम जानना चाहते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को। तो हम क्या करते हैं, हम एक माइस के अंदर या एनिमल के अंदर हम जो है वो कुछ ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमंस के या किसी दूसरे एनिमल के जीन से, और उनका क्या इंपैक्ट उस पर पड़ता है वो हमें मालूम चल जाता है, क्या ठीक। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स
can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development. Example है study of complex factors involved in growth such as insulin like growth factor by introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that results. Information is obtained about the biological role of factor in the body. क्या किया हमने, समझो बात को। हम एक पर्टिकुलर केमिकल जो बॉडी में बन रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी पर उसका क्या असर पड़ता है, मतलब कोई पर्टिकुलर जीन है या केमिकल जो बन रहा है बॉडी के अंदर उसका असर क्या पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने किसी एनिमल के जीन को मैनिपुलेट किया और उसमें हमने एक दूसरा जीन जो दूसरे एनिमल के किसी और एनिमल का जीन था उसके अंदर हमने वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमें मालूम चला कि वो जीन को इंट्रोड्यूस करने पर नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या परिवर्तन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखा हमने कि चूहे के अंदर हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन डाल दिया तो चूहे का साइज कितना हो गया, बढ़कर वो रैबिट के जैसा साइज हो गया उसका। तो हमें मालूम चला कि हाँ ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन जो है वो इफेक्टिवली काम करता है और इसका काम केवल एक ही, ये साइज को बढ़ाता है उठ के। तो कई बार क्या होता है, कई बार हमें कोई पर्टिकुलर जीन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए होती है तो हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए और हम जानना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर जीन का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, उसके क्या क्या दूसरे असर होते हैं, किस तरह के केमिकल्स को वो प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल्स फिजियोलॉजी में क्या रोल प्ले करते हैं, उन सबको जानने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का अध्ययन करने में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के हम जानना चाहते हैं कैंसर के बारे में कि हमने मान लो मैंने कोई दवा तैयार किया कि मैंने कोई दवा तैयार किया जो एक ऐसी दवा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है, लेकिन सीधा मैं ह्यूमन बींग्स पर उसको यूज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को पहले एविडेंस जुटाना पड़ेगा, मेरे को पहले प्रमाण जुटाना पड़ेगा कि दवा काम कर असरकारक है या नहीं है और उसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा कि भाई इसका प्रयोग किस पे करूं, बंदर पे करते हैं, चूहे पे करते हैं, लेकिन वो तो हमारे जैसे नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे चूहे तैयार करते हैं, ऐसे माइसेस तैयार करते हैं जिनके अंदर ह्यूमंस के जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर ह्यूमंस के जीन प्रेजेंट होते हैं, और उन माइसेस में हम ह्यूमन वाले के जीन से यानी ह्यूमन के जीन में हुआ म्यूटेशन और उससे होगा कैंसर। तो वैसे कैंसर को हम चूहे के अंदर वो जीन हम चूहे के अंदर डाल देंगे। अब चूहे को हो जाएगा कैंसर, कौन सा वाला कैंसर हो जाएगा, जैसा कैंसर ह्यूमन बीइंग को होता है वैसा चूहे को कैंसर हो जाएगा, और हम अपनी दवा को वहां पर टेस्ट कर लेंगे। ऐसे चूहे जो है वो बाकायदा तैयार किए गए हैं, कैलिफोर्निया के लेबोरेटरी में तैयार किए गए। उन चूहों को हम बोलते हैं ओंकोमाउसेस। क्या बोलते हैं उनके लिए, हम आगे बात करेंगे, ओंकोमाउसेस। ठीक है, ये वो चूहे होते हैं जो दुनिया भर में बड़े फेमस चूहे हैं और इनके अंदर कई तरह अलग अलग तरह के कैंसर इन चूहों को होते हैं, और वो कैंसर जो है ह्यूमन जीन को म्यूटेशन करके प्रोड्यूस किए गए के, और इन चूहों पर यदि दवा आपकी काम करेगी तो ह्यूमन बॉडी पर भी काम करेगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, स्टडी ऑफ डिजीज। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज के। तो कई ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम इस प्रकार से तैयार करते हैं इससे हमको ये मालूम चले कि एक बीमारी के विकास में, एक बीमारी के डेवलपमेंट में जीन कैसे योगदान देते हैं अपना। दीज आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। के ऐसे हम इन एनिमल्स को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि ये ह्यूमन डिजीज को ही एक्सप्रेस करते हैं, मनुष्य की बीमारियों को हम इन एनिमल के अंदर डेवलप करते हैं, और फिर जिससे हम नई दवाओं के नई ट्रीटमेंट को जांच सकें। टुडे आज ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स के। आज हमारे पास ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमने ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और हम इसकी मदद से हम कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स जैसी बीमारी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या इस्तेमाल है हमारे पास में, टू गेट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के। अब हमारा एक पर्पज ये भी है, हम एक चीज और कर रहे हैं, हम ट्रांसजेनिक टेक्निक का यूज करके जो है वो कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हम तैयार करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कुछ एनिमल जो हमारे काम के वो हमें ऐसे उत्पाद दें जो हमारे लिए और बेहतर सिद्ध हो। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, all initiative सब initiative के transgenic animals that produce useful biological product can be created by the introduction of the portion of gene which code for a particular product। क्या हम क्या करते हैं, हमें कोई एक यूजफुल बायोलॉजिकल उत्पाद चाहिए होता है तो उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल को तैयार कर सकते हैं। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा लंग से जुड़ी हुई बीमारी है, गंभीर बीमारी होती है। उसमें जो है वो हम कहते हैं कि उसमें जो है वो जो लंग्स होते हैं वो बेसिकली लंग्स काम करना कम कर देते हैं के, और जो पूरा का पूरा जो टर्मिनल ब्रोंकियोस एल्वेलाई होती है वो फैल चुकी होती है। तो एम्फाइसीमा के उपचार करने के लिए हमको अल्फा 1
1 एंटीट्रिप्सिन की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन प्रोटीन चाहिए पड़ता है, और वो ह्यूमन प्रोटीन क्या है, वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। तो इस ह्यूमन प्रोटीन को हम जो है वो एनिमल के थ्रू तैयार कर सकते हैं क्या। इसी प्रकार फिनाइल कीटोनुरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस का इलाज करने में भी हमको कुछ पर्टिकुलर केमिकल चाहिए होते हैं, और वो केमिकल हम एनिमल से तैयार करवा सकते हैं। 1997 में आईएमपी 1997 में एक 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ को तैयार किया गया। उस ट्रांसजेनिक काऊ का नाम था रोजी के, और रोजी जो है उसके मिल्क के अंदर जो है वो ह्यूमन प्रोटीन की मात्रा अधिक थी के। यानी क्या होता है, जनरली गाय का जो दूध होता है उसमें ह्यूमन प्रोटीन तो होता नहीं है, उसके अंदर काऊ प्रोटीन होता है, और कई लोगों को काऊ प्रोटीन एलर्जिक होता है, कई बच्चों को, छोटे बच्चों को काऊ प्रोटीन एलर्जिक भी होता है के। तो मान लीजिए बच्चे को बाहर की फीड की मदर्स मिल्क उसको नहीं आ रहा है, बाहर का फीड देना है, तो उसको ऐसा मिल्क हम दे सकते हैं इसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन हो के। तो उसके पर्पस को देखते हुए जो है वो एक ट्रांसजेनिक काऊ तैयार किया गया रोजी, उसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क था, 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क प्रेजेंट था, ठीक है। इसके अलावा द मिल्क कंटेंट द ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, इस मिल्क के अंदर जो है वो ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रेजेंट था, जो कि बेसिकली नेचुरल काऊ मिल्क की तुलना में मदर्स मिल्क के अधिक समान था। तो ह्यूमन बेबीज को यदि पालना है, उनको मिल्क चाहिए, आर्टिफिशियल मिल्क उनको मिल्क देना है, तो ये वाला मिल्क उनको सूट करता था कि ये बिल्कुल मदर्स मिल्क के समान हुआ करता था कि। तो कई बार होता है छोटे बच्चों की मदर की जन्म के बाद डेथ हो गया, या मदर जो है उनकी उसको मिल्क नहीं आ रहा है, तो वैसे बच्चों को क्या दे, तो उनको कई बार काऊ का मिल्क दिया करते थे, पर काऊ का मिल्क एलर्जिक होता है। कई केसेस ऐसे देखे हमने कि जहां बचपन में बच्चे को काऊ मिल्क दिया गया, उसकी एलर्जी हो गई, और बाद में टाइप 1 डायबिटीज हो गया बच्चे को। ऐसा है कि कई बच्चों को डायबिटीज भी उससे आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चालू रहता है। तो वैसी कंडीशन में ऐसा मिल्क बच्चों को देना चाहिए जो ह्यूमन मिल्क के समीप हो के। तो वैसा मिल्क जो है हम गाय से ले सकते हैं, ठीक है। ये भी किससे पॉसिबल है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी के, अब कोई वैक्सीन की सेफ्टी हमें टेस्ट करना है कि कोई वैक्सीन ठीक से काम करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हम सीधा ह्यूमन बीइंग का यूज नहीं करते। याद कीजिए आप, एडवर्ड जेनर ने पहला वैक्सीन बनाया, उन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन को तैयार किया, और उसके लिए उन्होंने काऊ पॉक्स के वायरस का इस्तेमाल किया। और पहला वैक्सीन पता है किसको लगाया उन्होंने अपने बेटे को पहला वैक्सीन लगाया, अपने बेटे को लगाया, अपनी वाइफ को लगाया, अपने आप को लगाया। उन्होंने जब देखा उन्होंने कि उन सबको काऊ पॉक्स हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को उन्होंने स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन भी लगाया, लेकिन बेटे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, खुद को लगाया, खुद को भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो पहले कितना जान रिस्क में, यदि मान लो बेटे को कुछ हुआ था तो एडवर्ड जेनर जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते, लेकिन एडवर्ड जेनर इन लोगों ने रिस्क लिया, इनको भरोसा था कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, सही कर रहे हैं। पर आज के जमाने में ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन के जीन को हमने एनिमल में डाल दिया, एनिमल में टेस्ट कर लो, जो एनिमल में रिजल्ट आएगा वही ह्यूमन के अंदर रिजल्ट आएगा, ठीक है। Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used to on humans। के मनुष्य पर वैक्सीन टेस्ट करने के पहले हम ट्रांसजेनिक माइस पर हम वैक्सीन को टेस्ट करते हैं, और ऐसी ट्रांसजेनिक माइस जो है उनके पास जो कि ह्यूमन जीन उनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए जो रिजल्ट हमको ह्यूमन से मिलेगा वही उनके अंदर मिलेगा। तो पोलियो वैक्सीन को जब टेस्ट किया गया तो ऐसी ट्रांसजेनिक माइस पर टेस्ट किया गया लेटेस्ट पोलियो वैक्सीन को, ठीक है ना। और ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है वैक्सीन को जांचने का। तो अब क्या है, पहले के जमाने में बंदरों पे लगाते थे वैक्सीन के, अब हम ट्रांसजेनिक माइस, यानी ट्रांसजेनिक माइस ने बंदरों को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये और कनेक्ट करे, इसके अंदर ह्यूमन जीन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या यूज है इसका, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के एक और यूज अब देखो बेटा, ये सारे यूज किसके हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल के यूज की हम बात कर रहे हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग बोलते हैं। द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग के। जैसे कुछ देखो दवाओं की जैसे हम जांच करते हैं ना, दवाओं की कोई दवा जहरीली तो नहीं है, तो इसी प्रकार हम अलग अलग केमिकल्स को भी टेस्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या अब हम कोई पर्टिकुलर केमिकल है, उस केमिकल का हमारी बॉडी पर नेगेटिव असर तो नहीं पड़ रहा है, तो हम ऐसे माइस तैयार करते हैं जो उस केमिकल के लिए थोड़े सेंसिटिव हो के, तो हम देखते हैं वो केमिकल का बॉडी पर क्या क्या असर पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम उससे केमिकल सेफ्टी के टेस्ट के केमिकल किस कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी पर क्या असर डालेगा वो हम चेक उससे कर पाते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने कहा ट्रांसजेनिक एनिमल को हम इस प्रकार के जीन डाल के तैयार करते हैं कि वो इन केमिकल के लिए अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल की तुलना में। फिर इनको हम टॉक्सिक सब्सटेंस में एक्सपोज करते हैं और फिर इनके सिम्टम्स देखते हैं, हम पता लगाते हैं कि ये केमिकल क्या क्या नुकसान इनकी बॉडी में कर सकता है, और ये जो नुकसान इनकी बॉडी में कर सकता है वो ह्यूमन को भी नुकसान हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम मनुष्य को खतरे में डालना नहीं चाह रहे हैं,
तमाम तरह के केमिकल चेक करने हैं, तमाम तरह की दवाओं का परीक्षण करना है, बीमारियों का इलाज ढूंढना है, हमें वैक्सीन को टेस्ट करना है, केमिकल को टेस्ट करना है, ठीक है ना, हमें कोई उत्पाद चाहिए, उन सब के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा अन्याय है, क्रूरल्टी है एनिमल के साथ में। मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन अब बताओ सॉल्यूशन क्या है। पहले के जमाने में दवाओं को टेस्ट करने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले चूहे पर दवा का टेस्ट किया, फिर मंकी पे टेस्ट किया, चिंपैंजी पे टेस्ट किया, फिर उसके बाद ऐसे जो लोग जो वॉलंटियर्स थे उनको दवा देते थे। भाई पैसा तुमको दे रहे हैं हम, इतना दिन का एग्रीमेंट है, तुमको ये दवा देंगे, कुछ हो गया तो ये पैसा तुम्हारे परिवार वालों को मिल जाएगा, और कुछ नहीं हुआ तो तुमको इतना सैलरी मिलेगा, चले जाना। कितना था कि आदमी को पता नहीं कि कौन सा दवा उसको दिया जा रहा है, टेस्ट वाला दवा, तो वो चीजें बड़ी। और मालूम है आपको कि पहले के जमाने में कई फार्मा कंपनी ने ये भी किया हुआ है, बहुत पहले के, कि उन्होंने कोई दवा खोजी, अब उसका पता लगाना है। अमेरिका में दवा को टेस्ट कर लिया आपने, डायरेक्ट पेशेंट को दे दिया आपने, और किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा कि पूरी जिंदगी काम करेगा आदमी तो भी जुर्माने की रकम नहीं भर पाएगा। इंग्लैंड में सेम चीजें वही, इंग्लैंड में भी जो है वो कानून बड़ा तगड़ा है कि यदि आपने गलती किया, गलत दवा दे दिया है तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रायल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करते थे पहले वो फार्मा कंपनी वाले, अफ्रीका चले गए वहां पे के, या इंडिया के सिस्टम चले गए, वहां आके दवा देना शुरू कर दी लोगों को, भाई दवा लो फ्री में, मुफ्त इलाज कर रहे तो आराम के, दवा देना शुरू किया, और आदमी में सिम्टम देखा, अच्छा ये सिम्टम आ गया, वापस लौट के ये सिम्टम आ गया, ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो फिर जाके दवा को सुधार हटके। तो वो तो बहुत ही गलत था। अब क्या है, अब जो है वो सॉल्यूशन मिल गया है, ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करो, ह्यूमन के समान रिजल्ट ले लो। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, ये है ओंकोमाउस, ये है ओंकोमाउस। क्या तो हार्वर्ड के साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू तैयार किया, उन्होंने यूएस पेटेंट कराया इसको। कंपनी का नाम जो है वो ड्यूपॉन्ट के, और कंपनी ड्यूपॉन्ट का एक्सक्लूसिव पेटेंट है इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड माउस पे, और इन चूहों को कहा गया ओंकोमाउसेस। कि आप ओंकोमाउस और आर लिखा के, मतलब कोई दूसरी कंपनी ओंकोमाउस टर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है के। और इन ओंकोमाउस को जो है वो हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने तैयार किया, और इनको ड्यूपॉन्ट कंपनी ने जो है पेटेंट किया। और ये वो माउस है जिन आपने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हमको 10 हम साइंटिस्ट हैं मान लो इंडिया में, हमने कहा देखो भाई हमने कैंसर का एक दवा खोजा है जो लंग कैंसर में काम करता है। अच्छा, दवा को वैलिडेट करना है कि वाकई में काम करता है नहीं करता है, तो हमने चिट्ठी लिखी यहाँ पे ड्यूपॉन्ट को, हमने कहा कि भाई डियर सर वी वांट सम ओंकोमाउसेस के अराउंड 20-30 ओंकोमाउसेस जिनको लंग कैंसर हो के। तो उन्होंने हमको वहां से एक लॉट, चूहों का लॉट भिजवा दिया, और उस चूहे के पूरे लॉट में 20 चूहों को क्या है, सभी 20 चूहों को लंग कैंसर है। और वो कैसा लंग कैंसर है, जो ह्यूमन के अंदर है वैसा लंग कैंसर है उनको के। अब हमने वो दवा टेस्ट की, उसमें यदि 20 चूहे में से 15 चूहे ठीक हो गए हमारे, उनका कैंसर जो है वो देखा, हमने चेक किया, हाँ भाई कैंसर का ठीक हो रहा है, तो मतलब हमने जो है वो दवा हमारी सक्सेसफुल है। ठीक है, ठीक। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो है वो जापान में जो है लोगों ने कहा कि जापान के अंदर कि जो है वो, अब स्क्रीन पे थोड़ा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा, पर मैं बोलता हूँ कि जापान में जो है वो लोगों ने कहा कि भाई उनको बड़ा शौक है जापान में कई लोगों को कि वो एक घर में एक्वेरियम रखते हैं, छोटा सा मछली घर होता है, कांच का बना होता है, इसमें पंप होता है, लगातार जो है वो ऑक्सीजन जा रहा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें कई सुंदर सुंदर मछलियाँ लोग रखते हैं। आप देखेंगे आपको भी अपने अड़ोस पड़ोस में किसी ना किसी घर में आपको मिल जाएगा कि लोग अपना मछली रखते हैं उसके एक्वेरियम में। ठीक है, जापान में लोगों ने कहा कि भाई ये मछलियां जो है और सुंदर होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, तो एक कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ऐसी मछलियां डेवलप कर दी, इनको हमने ग्लो फिश कहा। ग्लो फिश क्या होती है, दिन के समय में लाइट जलती है तो उनकी बॉडी में ऐसे पिगमेंट है कि वो दिन के समय लाइट जलती है तो लाइट को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती है उसके। रात को ऐसे आपने लाइट ऑफ की तो पूरा एक्वेरियम चमक जाता है, पूरा एक्वेरियम में चमक आती है। तो ये जब यदि लाइट आपने अल्ट्रावायलेट लाइट छोड़ी यहाँ पे तो एकदम से ग्लो करती है जोर से। ठीक है, इनको ग्लोफिश का, देखिए आप, ये है ग्लोफिश के। तो रात के समय में अंधेरे में आपको ये इस प्रकार की ये दिखाई पड़ेंगी, अल्ट्रावायलेट लाइट में या अंधेरे में के इस प्रकार से हमको दिखाई पड़ी। ये है ग्लोफिश। आप सोचिए क्या किया हमने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने शौक को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, लोगों ने कहा जापान के अंदर लोगों ने कहा कि एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाना होता है, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए डिसेक्शन कराना होता है, अलग अलग ऑर्गन दिखाने के लिए, तो हमें मेंढक काटना पड़ता है। ठीक है, कई जगह पे फ्रॉक काटते थे, पहले फ्रॉक काटा हुआ, मैंने भी फ्रॉक काटा हुआ अपने स्कूल टाइम में, मैंने चूहा भी काटा हुआ के। तो क्या फ्रॉक के बारे में पहले आपको पुराने समय में लोग जूलॉजी पहले पढ़ते थे, पहले फ्रॉक की एनाटॉमी पढ़ते थे, फ्रॉक के बारे में सब कुछ पढ़ते थे, फिर ह्यूमन की बात करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जो है वो वैज्ञानिकों ने कहा कि एक काम करो, फ्रॉक काटना नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारा फ्रॉक ही ऐसा तैयार करते हैं,
जो सी थ्रू फ्रॉग है, इस फ्रॉग में आप सारे ऑर्गन देख पाओगे का, जिंदा फ्रॉग, जिंदा मेंढक को देखा आपने पलट कर, सारे देखो आप, ये है सी थ्रू फ्रॉग, ठीक है। इसको जापानीज साइंटिस्ट तैयार किया है और इसके अंदर ऑर्गन, ब्लड, सेल, एग सब कुछ दिखाई पड़ रहा है वैसा। आपको डिसेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप इसको मारो मत, जान से मारने की जरूरत ही नहीं, ट्रांसल्यूसेंट है, आप आर पार सब कुछ देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सी थ्रू फ्रॉग है, ठीक है। आप देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसने क्या क्या चीजें बना दी उसने। हरमन एक बुल है, एक बेल हेड के, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक मैमल है, वर्ल्ड का पहला ट्रांसजेनिक एनिमल। इसको जो है वो जीन फार्म कैलिफोर्निया की कंपनी के साइंटिस्ट ने तैयार किया है, ठीक। इसमें क्या किया है, इसमें जो है वो इसके जीनोम के अंदर जो है वो एक ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो लैक्टोफेरिन जो है, जो लैक्टोफेरिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है। तो जीन कोडिंग, लैक्टोफेरिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन को इस बुल के अंदर, जो बेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस बेल के को ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया है, और इसने कई सारी गाय को इससे फर्टिलाइज कराया गया है, और जो है इन गायों के जो बछड़े हुए, जो बच्चे हुए, उनके अंदर ऐसे जीन आए हैं जो लैक्टोफेरिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब इन गाय का जो दूध होता है वो ह्यूमन मिल्क के समान होता है। देखिए अब आप क्या क्या, एक बेल में डाल दिया, उस बेल से को ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया उन्होंने के, और उससे जो बच्चे हुए वो बच्चों के अंदर लैक्टोफेरिन अपने आप का डोमिनेंट जीन के रूप में डाला गया इसको, ठीक है। फिर सुपर सैल्मन फिश के, सैल्मन फिश जो होती है वो ऐसी मछली होती है, इसका जनरली बड़े पैमाने पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है डाइट के रूप में के, फूड के रूप में के। तो सुपर सैल्मन फिश क्या है, ट्रांसजेनिक फिश होती है। इनको कनाडा के साइंटिस्ट ने तैयार किया है, और ये इनमें ग्रोथ हार्मोन जीन को डाला गया है, इनमें जो है वो ग्रोथ हार्मोन जीन को डाला गया है, और इससे इनका साइज बढ़ गया, इनका साइज बढ़ गया। अब मछली का साइज बढ़ेगा तो कई लोगों को भोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सैल्मन फिश की तुलना में 11 टाइम हैवियर होती है और जल्दी से मैच्योर होती है, ठीक है। फिर अब कुछ टर्म में बता दिया, याद रख के, सिसजेनेसिस के, व्हाट इज द, अब हमें ट्रांसजेनेसिस का मतलब समझ गए हम। ट्रांसजेनेसिस का मतलब है फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। अब सिसजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है? सिसजेनेसिस is the process by which genes can be artificially transferred between organisms that could be conventionally bred। अब देखो फर्क क्या है, फर्क ये सिसजेनेसिस में दो जो एनिमल थे वो नेचुरल कंडीशन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते थे, और कर वो ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जब वो जब जो है वो नेचुरल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इसका पूरा गेमिट, जितने भी जीन है गेमिट के, और इसके पूरे गेमिट के सब एक साथ जीने जाएंगे। हमको चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि दो एनिमल है और दोनों एक एनिमल जो है वो बड़ा स्ट्रांग एनिमल है के, और देखने में जो है वो बड़ा स्ट्रांग एनिमल है, ठीक है, और लेकिन उसकी जो है वो पावरफुल एनिमल है, उसकी आईज जो है वो रेड कलर की है, ठीक है, बॉडी पूरा ब्लैक कलर का है, ठीक है। हम दूसरा जो एनिमल है वो वीक एनिमल है, और उसकी जो उसके जो बॉडी है वो व्हाइट फर की है के, उसका स्किन टेक्सचर अच्छा है। तो अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जो पावरफुल वाला एनिमल है जिसकी आंखें लाल है लेकिन बॉडी इसका ब्लैक साइड के, स्किन इसका ठीक नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि ये दूसरे एनिमल का स्किन इसके अंदर आ जाए, कस्टमाइज करना चाह रहे हैं हम। दोनों एनिमल को यदि आप नॉर्मल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो किसी ना किसी तरह का बच्चा तो बन ही जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, कैरेक्टर मिक्स होंगे उसमें। तो हम चाह रहे हैं नहीं, हमको चाहिए नहीं, हमें तो केवल इसका स्किन वाला टेक्सचर कैरेक्टर चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उसका केवल स्किन वाला जीन निकाल के इसमें डाल दिया। अब जो एनिमल नेचुरल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते थे, उनके भी जीन को आप निकाल के इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वहां पर ट्रांसजेनेसिस वर्ड यूज नहीं करेंगे। वो ट्रांसजेनेसिस में एकदम डिसिमिलर एनिमल होते हैं, एकदम डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनके जीन को हम यूज करते हैं। क्या लिखा है, जैसे ट्रांसजेनेसिस में जीन ओनली ट्रांसफर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज के। तो हमने क्या बोला, हमने क्या, देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है ये जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है बेटा, तो ये स्टेटमेंट को ठीक नहीं करते। यहाँ पे जो है हम डिस्टेंट है ना, हम क्या करते हैं ट्रांसजेनेसिस में हम क्या करते हैं, हम वो जीन यूज करते हैं जो डिसिमिलर जीन होते हैं वो यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन का जीन हमें रैबिट में डाल दिया, हमने माइस में डाल दिया हमने, यहाँ पर क्या करते हैं, जो कन्वेंशनली जिनको हम ब्रीड कर सकते हैं उनके जीन को यूज करते हैं, सिसजेनेसिस में यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो यहां पर हमें जो है वो केवल सिलेक्टेड बेनिफिशियल जीन को हम यूज कर पाते थे। तो ये स्टेटमेंट मैंने हटा दिया, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया, ठीक। अब LMO का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LMO? LMO का मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता था इसका, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए
LMO stand for living modified organism, which are those organisms that have been genetically modified through the application of biotechnology। क्या? और सबसे पहले फेमस LMO जो है, दुनिया भर का सबसे फेमस LMO, देखो बेटा, अब आप बोलोगे सर GMO का मतलब क्या है? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। LMO का मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। टेक्निकली दोनों सेम है, दोनों के अंदर फॉरेन जीन को डाला गया है। तो ये पहला लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो सबसे फेमस हुआ था वो था सुपरबग स्यूडोमोनास पुटिडा, जिसको डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया था, और ये ऑयल स्पिल को, ऑयल पॉल्यूशन को दूर कर सकता है। ठीक है ना, याद है मैंने पहले ही बताया था सुपरबग। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर टोल प्लाज्मिड, इसके अंदर एक टोल प्लाज्मिड होता है, और इस टोल प्लाज्मिड के कारण ये पेट्रोलियम को खा सकता है। ठीक है, अब भविष्य में हम क्या चाह रहे हैं? हम ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे हम जो है वो दवाओं को हम फूड के अंदर डाल दें। के मतलब हमको किसी को वैक्सीन लगानी हो तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े। हम बोलेंगे तुम एक केला खा लो। ये जो केला है ये पोलियो वैक्सीन का वाला केला है। क्या बोला हमने? बोला उसको कि यू हैव टू ईट 1 बनाना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अच्छा तुमको पोलियो वैक्सीन लगना है तो ये वाला केला खा लो बेटा। ठीक है, केला खा लिया, हो गया पोलियो वैक्सीन काम। ठीक है, फिर क्या लिखा? देखिए, बनाना दैट प्रोड्यूस ह्यूमन वैक्सीन अगेंस्ट डिजीज जैसे हेपेटाइटिस बी के। तो मैंने आपसे कहा हेपेटाइटिस बी हुआ, पोलियो, ऐसी बीमारियों के जो वैक्सीन, तो पोलियो का तो मैंने एग्जांपल लिया के, पर वास्तव में वैज्ञानिक हेपेटाइटिस बी का इलाज करने के लिए ऐसा बनाना डेवलप कर रहे हैं कि उस बनाना को खाने से हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। ठीक है, फिर मेटाबॉलिकली इंजीनियर्ड फिश के, ऐसी मछलियों को हम तैयार कर रहे हैं जो जल्दी से मैच्योर हो, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें चाहिए। और आपको बता दूं मछलियां जो है वो दुनिया के कई देशों में खाई जाती है। तो जल्दी से मैच्योर होने वाली मछलियां हम डेवलप कर रहे हैं। फिर फ्रूट्स एंड नट ट्रीज दैट ईट्स ईयर्स अर्लियर के। अब जो फल हैं, अब जैसे आम है कि आम जो है वो गर्मी के मौसम में आता है कि अब आम खाना हो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम जीन का यूज करें और पूरे समय हमें आम मिल पाए। जो नट्स हैं वो जल्दी मिल पाए हमको, वो भी हम कर सकते हैं। फूड नो लॉन्गर कंटेनिंग प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद कॉमन इंटॉलरेंस के, हम ऐसे फूड मटेरियल तैयार कर सकें जिनसे किसी को कोई एलर्जी ना हो। हम ऐसे प्लास्टिक तैयार कर सके जो अपने आप नेचर में डिसॉल्व हो जाए और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारी बड़ी सारी हमारी आकांक्षाएं हैं जिनको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। किससे? ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो यहां पर हमने बात किया कि क्या क्या इस्तेमाल हम ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं। तो देखो पूरे के पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा देखो, यदि आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे, यदि आप जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, फॉर द ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ सही कर रहे हैं। पर क्या इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की दृष्टि से, पूरे बायोस्फीयर की दृष्टि से, ये जो जीन का खेल जो कर रहे हैं हम, वो सही है क्या? तो आप खुद बोलेंगे अंदर से कि सर ये जो इस एनिमल का उसमें जीन डाल दिया, उसका जीन उसमें डाल दिया, जो नेचर में नहीं था, प्रकृति में नहीं था, वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हम कर रहे हैं। तो इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बायोएथिक्स के ऊपर, बायोपायरेसी के ऊपर के, और हम दूसरे इश्यूज जो इससे जुड़े हुए चैप्टर जुड़े हुए उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं, पर हमें याद रखना है बेटा, मैंने आपको एनसीईआरटी का एक लाइन कवर किया है बेटा, और उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हमको एमसीक्यू लगाना है। प्लीज सॉल्व डीपीएस। ऑल द बेस्ट। तो चलिए, आपने काफी कुछ सीखा पीसीआर के बारे में, एलिसा के बारे में, ट्रांसजेनिक टेक्निक के बारे में, और काफी कुछ जानने को आपको यहां पर मिला, और जो एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है बेटा, और हमारे दिमाग के दरवाजे भी खोलता है कि हम किस जो है वो साइंस की कुछ दुनिया में हम रह रहे हैं, यहां पर हम जो है वो कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी सबसे प्रॉमिसिंग फील्ड में से एक है। मैं कहता हूं आज के कुछ सालों के बाद में, कुछ दशक के बाद में, कुछ डिकेड के बाद में, जेनेटिक डिजीज और ऐसी बीमारियां जिनका आज कोई इलाज नहीं, उनका भी हम इलाज ढूंढ पाएंगे। इवन हम कैंसर का भी उपचार ढूंढ लेंगे। चलिए, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, और अगली क्लास के लिए फिर तैयारी कीजिए। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, है ना? तो पढ़ते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact,
with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.